हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के थर्ड लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग वेव फॉर्म को विजुलाइज करेंगे बाय यूजिंग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और सेकेंड पार्ट में हम लोग रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम लोग दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सेंटर टैप सर्किट और दूसरा है ब्रिज सर्किट। इन दोनों की वर्किंग को हमने लेक्चर 8 में आपको समझाया था। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ब्रिज सर्किट लिया है। ब्रिज सर्किट को लेकर के हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं सर्किट पर। और सर्किट के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमने ट्रांसफार्मर ले लिया। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है, हमें 4 डायोड चाहिए। डायोड के लिए हम 1N4001 को ले सकते हैं, जो कि एक रेक्टिफाइंग डायोड होता है। तो चलिए देखिए, एक डायोड हमने ऐसे लिया, सिमेट्रिकल टाइप से हमने दूसरा डायोड ऐसे ले लिया। ऐसे ही थर्ड डायोड देखिए ऐसे लिया और फोर्थ डायोड भी हमने ऐसे लिया। सिमेट्रिकल है, ऐसे और ये ऐसे। यहां से देखिए ऐसे और ये ऐसे। इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को, यानी जहां पे एक प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमने सेकेंडरी से कनेक्ट कर दिया, सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर से, जिसपे हम मानते हैं क्या, VS वोल्टेज एपियर हो रहा है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? एक लोड चाहिए जिसके क्रॉस हम आउटपुट देखते हैं। तो हम आउटपुट किसके क्रॉस देखते हैं? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम आउटपुट देखते हैं। और जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पोलैरिटी हमारी प्लस है, यहाँ माइनस है। यही V0 आउटपुट हम देखते हैं। तो ये रही हमारी सर्किट। डायोड का नामकरण हम कर देते हैं ताकि हम इसकी वर्किंग को समझ सकें। D1 इसको हमने नाम दे दिया, इसको D2, D3 एंड D4। चलिए वर्किंग को हम समझते हैं। समरी हम देखेंगे। समरी में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, फॉर पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो हमारे करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? यहां से ऐसे, ऐसे और ऐसे। यानी कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D3 इज ऑन एंड डायोड्स D2 एंड D4 इज ऑफ। तो यहां जब मैंने दिखाया था ना, D1 और D3 ऑन रहेगा। तो ये देखिए यहां पर वेवफॉर्म को देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये D1 और D3 हमारा ऑन है। अच्छा, फिर निगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। निगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा इस पोलैरिटी के हिसाब से, अब क्या होगा? फॉर निगेटिव हाफ साइकिल डायोड्स D2 एंड D4 इज ऑन एंड डायोड्स D1 एंड D3 इज ऑफ। यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में हमारा, यानी पाई टू 2 पाई, अगर इस वेवफॉर्म को देखेंगे पाई टू 2 पाई, हमारा क्या होगा? D2 और D4 ऑन रहेगा निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। यहाँ पे क्या होगा? करंट की डायरेक्शन ऐसे, ऐसे और ऐसे जाएगी, D2 D4 ऑन होगा। लेकिन बड़ी खास बात यहां पर यह है कि ये ध्यान देना होगा कि निगेटिव हाफ साइकिल में भी इस लोड के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन वही है जो पहले थी। यानी कि हमें निगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें सेम टू सेम आउटपुट मिलेगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं हम, पाई टू 2 पाई जो निगेटिव हाफ साइकिल था वो इन्वर्ट हो गया और हमें आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। इसी वजह से हमारी DC या फिर एवरेज वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये था समरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO है, जो कि आपको लैब में दिखता है। ये स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है। यहीं पर आपको आउटपुट को देखना है और इनपुट को देखना है। देखिए ये जो मैं बता रहा था, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है? आउटपुट है। इन्हीं दो वेवफॉर्म को हमें देखना है। तो यहाँ पर जो हमने CRO यूज किया है, इसी स्क्रीन पर देखना है। जो CRO होना चाहिए वो हमारा क्या है? अगर आप दोनों वेवफॉर्म को एक साथ देखना चाहते हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा क्या? डुअल ट्रेस CRO, यानी ऐसे CRO को जिसमें फैसिलिटी हो कि हम दो चैनल को एक साथ देख सकते हैं। इसको जूम कर लीजिए। देखिए ये हमारा स्क्रीन है जिसमें हमें वेवफॉर्म को देखना है दोनों, और ये चैनल हमारा क्या है? ये 1 के लिए है और ये चैनल 2 के लिए है। तो देखिए हम सभी कंट्रोल्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके कंट्रोल्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स है, प्रैक्टिकल से संबंधित इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल्स को हमने सेकेंड लैब में समझा दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है
सेकेंड लैब वाला वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि इनके कंट्रोल्स के बारे में आपको मालूम चल जाए। चलिए, ये जो है हमारा, इसको कहते हैं क्या, सीआरओ प्रोब। सीआरओ प्रोब ही है जो कि सर्किट से कनेक्शन निकाल करके सीआरओ इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करवाने के लिए जो वायर है इसको हम कहते हैं क्या, सीआरओ प्रोब, जो कि सर्किट से और सीआरओ के बीच में ये कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ये रहा हमारा सर्किट। देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये हमारा इनपुट था ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, ये हमारा इनपुट है। इसको हमने दे दिया क्या, टू चैनल 1 ऑफ सीआरओ, यानी सीआरओ के चैनल 1 पे हमने इसको दे दिया इनपुट को। ऐसे ही हमारा आउटपुट यहां पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट से हम दे देंगे क्या, चैनल 2 ऑफ सीआरओ। देखिए कोई इसमें बाध्यता नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें वर्चुअल लैब से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वहां पर भी इनपुट जो है चैनल 1 को दिया गया है, इसीलिए हमने यहाँ चैनल 1 को दे दिया। इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आपके पास दो सिग्नल को अगर देखना है तो दो चैनल आपके पास है, तो किसी भी इस पॉइंट को आप चैनल 2 को भी दे सकते हैं और इस पॉइंट को आप चैनल 1 को भी दे सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये आपको अपना समझना है कि आपने किस सिग्नल को किस चैनल पे दिया है और आप कैसे उसको देख रहे हैं। तो ये वेवफॉर्म है हमारा, हमें इसको देखना है। तो चलिए, हमें इसको देखने के लिए हमें चलना पड़ा कहां पर, वर्चुअल लैब में। वर्चुअल लैब में चलते हैं। तो वर्चुअल लैब में देखिए, ये गूगल हमने ओपन कर लिया। गूगल पे सबसे पहले जाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे क्या, वर्चुअल लैब, वर्चुअल लैब आईआईटी खड़गपुर। चलिए, ये चूंकि सर्च किया हुआ है इसलिए यहां पर आ गया वर्चुअल लैब आईआईटी खड़गपुर, हमने इसको क्लिक कर दिया, पहले ही को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए, ये पहला जो सर्च ऑप्शन हमें आया वो हमें ये दिख रहा है, आईआईटी खड़गपुर वर्चुअल लैब्स, इसी को हमने क्लिक कर दिया। यहां हमने क्लिक किया तो देखिए हम आईआईटी खड़गपुर के वेबसाइट पे पहुंच गए। यहाँ पर वर्चुअली कई लैब दिए हुए हैं। हमारा जो लैब है सबसे बॉटम पे है, यहाँ पर क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में हम चले गए, इंटर कर गए, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में हम आ गए। यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो उन्होंने लैब 1 लैब 2 देख रखा है वो इन ऑप्शन से वाकिफ हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्लिक किया और हमारे पास इस लैब में जितने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं वो दिया हुआ है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट हमारा है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमने क्लिक कर दिया। यहां पर देखिए, यहां भी देखिए थ्योरी, प्रोसीजर, ओसिलोस्कोप यानी कि कैथोड रे ओसिलोस्कोप के बारे में ट्यूटोरियल यहां दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। सिमुलेशन, क्विज है, रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं सिमुलेशन पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो सिमुलेशन पे हम गए। सिमुलेशन में देखिए ये आ गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां पर हमने फुल वेव रेक्टिफायर को क्लिक कर दिया और ये आपका आ गया फुल वेव रेक्टिफायर। जो ब्रिज सर्किट है वो यहां पर दिखाया गया है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमने जो लोड रेजिस्टेंस आरएल है यहां और यहां कनेक्ट किया था, अभी भी देखिए यहां और यहां कनेक्ट किया गया है। बस क्या है, ओरिएंटेशन यानी इसका लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पे दिखा गया है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस देखना जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस को आप देख लीजिए। इन देखिए इंस्ट्रक्शंस को आप इसको कहीं पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये हट जाता है। तो जैसे हम माउस हटाएंगे ये हट जाएगा, आपको देखना है तो आप देखिए इसको जूम करके देख सकते हैं। तो ये आप जो है इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, खुद से करके देखिएगा। चलिए, तो इस स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, सेट द रजिस्टर आरएल। इस सर्किट में ये हमारा क्या है, इनपुट है, और इस लोड के क्रॉस हम आउटपुट देखेंगे। तो सबसे पहला सर्किट में सेट द रजिस्टर आरएल, इस आरएल रजिस्टर को सेट कर सकते हैं। ये ओम्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस सेट करते हैं। 1000 ओम तक जा रहा है, आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। सपोज करिए, चलिए हमने इसको 500 पे सेट कर दिया। ठीक है, 500 ओम्स पे ही सेट हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, क्लिक ऑन बटन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमें परफॉर्म करना है। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले यहाँ जो ऑन बटन बना हुआ, हम इसको क्या करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस आरएल को सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें इसको क्या करना है, ऑन करना है। हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो हमें ये ग्रिड हमें दिखने लगी, जैसे कि लैब में रखा हुआ सीआरओ की आपको दिखती है स्क्रीन, ऐसे ही ये हमारी यहाँ पर स्क्रीन है। यहीं पर हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट को। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
क्लिक ऑन साइन वेव बटन टू जनरेट इनपुट वेवफॉर्म। यहां पर इस सर्किट में हम इनपुट देंगे तभी तो हम आउटपुट देखेंगे। तो यहां पर क्या करना है, साइन वेव ये जो बटन बना हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे तो इस सर्किट में इनपुट जाने लगेगा। तो हमने इसको क्लिक कर दिया, साइन वेव क्लिक कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट यहां जाने लगा। और इसके बाद क्लिक ऑन ऑसिलोस्कोप बटन टू गेट द रेक्टिफाइड आउटपुट, और आउटपुट हमें देखना है। तो इस ऑसिलोस्कोप बटन यहां जो बना हुआ है, मैं इसको जूम कर देता हूं, हो सकता है कि ये देखिए जूम करेंगे, ये आपको दिख रहा है यहां पर, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑसिलोस्कोप पे हम क्लिक करेंगे तो हमें रेक्टिफाइड आउटपुट हमें दिखने लगेगा। चलिए वापस आ जाते हैं अपने पे एक्चुअल 100% पे। ये देखिए ऑसिलोस्कोप ने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा यहां पर इस स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखने लगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर कंट्रोल्स जो दिए हुए हैं, यहां पर ये जो कंट्रोल दिया हुआ है, यहां पर चैनल 1 सेलेक्ट करने के लिए इसको क्लिक करेंगे, चैनल 2 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ग्राउंड है। ये डुअल का मतलब क्या हुआ, डुअल पर क्लिक करेंगे तो हमें इनपुट और आउटपुट दोनों वेवफॉर्म एक साथ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम और सीख लें। ये जो है यहाँ के जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है क्या, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। यानी कि ये किसके लिए दिया हुआ है, ये जो साइन वेव है, जो इनपुट दिया जा रहा है, इस इनपुट की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आप चेंज कर सकते हैं, ये उसके लिए है। जैसे चैनल 1 पे क्लिक करेंगे देखिए तो चैनल 1 दिखने लगा। ठीक है, इसकी एम्पलीट्यूड को कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉरी ये फ्रीक्वेंसी था, आई एम वेरी सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी को आप ये जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही एम्पलीट्यूड भी है, एम्पलीट्यूड को कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, चैनल 2 को देखेंगे तो हमें आउटपुट दिखाने लगेगा। ठीक है, सेकेंड चीज, अब आते हैं राइट साइड, यहां के कंट्रोल्स पे। यहां कंट्रोल्स पे हालांकि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। जो यहां के जो कंट्रोल्स हैं वो ध्यान रखिएगा, यहां का जो कंट्रोल है ये चैनल वाइज है, ये चैनल 1 के लिए है, ये चैनल 2 के लिए है, और ये कॉमन है, चैनल 1 चैनल 2 दोनों के लिए कॉमन है। देखिए क्या अंतर है वो देखिए। जैसे हमने चैनल 1 सेलेक्ट किया, चैनल 1 यहां क्लिक किया, चैनल 1 हमें यानी इनपुट हमें साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दिखने लगा। यहां पर क्या है, इसकी देखिए वोल्ट्स पर डिवीजन, ये देखिए इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये जो एक बार हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेट कर दिया, अब इसको बार बार हम नहीं चेंज करेंगे, एक बार हमने एक बार सेट कर दिया तो यहां से देखिए इस कंट्रोल में क्या डिफरेंस, इस कंट्रोल और इस कंट्रोल में डिफरेंस यही है, यहां पर एक्चुअल परिवर्तन होता है, वेरिएशन होता है, चेंज होता है, यानी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इधर का जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल क्या है, बेसिकली क्या है, जूम इन और जूम आउट करने के लिए। यानी कि हमें जो एक्चुअल वेवफॉर्म है, एक्चुअल वेवफॉर्म में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इससे हम एम्पलीट्यूड चेंज कर ले रहे हैं, हम सिर्फ वेवफॉर्म को देखने के लिए, अच्छे से अच्छी तरीके से वेवफॉर्म को विजुअलाइज करने के लिए हम इसको चेंज, इस कंट्रोल्स का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर एक्चुअल वेवफॉर्म तो वही रहता है, लेकिन एक तरीके से क्या है, ये वाई एक्सिस में क्या है, जूम इन या जूम आउट होता है। ठीक है, ऐसे ही ये पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन को वाई एक्सिस में आप इसको चेंज कर सकते हैं, चैनल 1 हो गया। ठीक ऐसे ही चैनल 2 को देख लीजिए, चैनल 2 हमारा क्या है, रेक्टिफाइड आउटपुट है, यानी लोड आरएल के क्रॉस आउटपुट है। ऐसे यहां पर भी आप इसके क्या कर सकते हैं, इसके देखिए ये यानी वोल्ट्स पर डिवीजन, ये क्या है, इसको वाई एक्सिस में क्या है, जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और ये क्या है, वाई एक्सिस में पोजीशन को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो पोजीशन है, यहां पर टाइम पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन क्या है, ये क्या है, इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये एक्स एक्सिस में, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस में जूम इन या जूम आउट हो रहा है। यानी कि ये एक्चुअल वेवफॉर्म बेसिकली ये नहीं चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जूम इन और जूम आउट इन एक्स एक्सिस हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां से हम अपने इन कंट्रोल से हम ऐसा ही आपको देखिए, जो लैब में सीआरओ अगर पढ़ा मिलेगा आपको, वहां पर भी जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं उससे क्या करते हैं, हम अपने वेवफॉर्म को अच्छे से देखने के लिए यूज करते हैं इन कंट्रोल्स को। ठीक है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, इस पोजीशन को चेंज करके आप इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं, पोजीशन एक्स को आप शिफ्ट लेफ्ट और राइट इसको इस पोजीशन से शिफ्ट कर सकते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पर चेंज होता हुआ। ठीक है, और ये टाइम पर डिवीजन क्या है, एक्स एक्सिस में जूम इन जूम आउट। वोल्ट्स पर डिवीजन जो यूज होता है चैनल 1 चैनल 2 के लिए अलग से यूज होता है, उसके लिए क्या है, आप वाई एक्सिस में जूम इन और जूम आउट के लिए प्रयोग होता है। और पोजीशन वाई, और यहाँ पे दोनों चैनल के लिए ये वाई पोजीशन वर्टिकल एक्सिस में
वेव फॉर्म को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट बचा हुआ है कि दोनों वेव फॉर्म को एक साथ देखना है। तो जब हम डुअल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा दोनों वेव फॉर्म एक साथ दिख रहा है। और हमारा जो टारगेट था, जो हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट हमें देखना था, जो हमने कहा था कि करंट लोड के क्रॉस हाफ पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो हमें एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। वो हमें यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। ये देखिए, ये ओवरलैप हो गया। अभी मैं अलग करके भी दिखा दूंगा। यानी कि पॉजिटिव हाफ में भी हमें आउटपुट मिल रहा है और निगेटिव हाफ में भी आउटपुट वैसा ही मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो चलिए इनकी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा चैनल 2 पे हमने आउटपुट दे रखा है। ये देखिए, ये हमने इसको खिसका दिया। ठीक है, आप चाहें तो इनपुट को भी आप नीचे ला सकते हैं, ये सब डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। और इसके बाद आप चाहें तो ये जो इमेज है, इस इमेज को आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर सकते हैं, पेंट में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस इमेज को सेव इमेज करके आप इमेज को सेव कर सकते हैं और अपनी फाइल में लगा सकते हैं। तो ये हमने वेव फॉर्म के विजुअलाइजेशन को हमने देख लिया। इसके बाद इसमें देखिए, ये जो बचा हुआ है कैलकुलेशन जो रिपल फैक्टर का है, रिपल फैक्टर को हम आसानी से डिजिटल मल्टीमीटर की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम रिपल फैक्टर वाला जो प्रैक्टिकल है, हम उसको डिजिटल मल्टीमीटर से करेंगे। तो चलिए हम अपने वापस लौटते हैं वहीं पर। तो वर्चुअल लैब से हम लोग वापस आ जा रहे हैं। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन फॉर द रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। सिंपल सा है, हमें पता है कि रेक्टिफायर के जो आउटपुट है यहां पर लोड आरएल के क्रॉस, यहां पर क्या है, यहां पर एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों होता है। क्योंकि हमें पता है कि चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, हमें जो आउटपुट मिलता है वो पल्सेटिंग डीसी मिलता है, यानी कि उसमें एसी कंपोनेंट भी रहता है। कोशिश क्या होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि एसी कंपोनेंट की वैल्यू कम से कम हो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, डीसी को अचीव करना। ठीक है, तो रिपल फैक्टर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज का जो आरएमएस कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट का जो है आरएमएस वैल्यू है वो है, डिनोमिनेटर में क्या है, डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी कि आर को हमने रिप्रेजेंट किया है रिपल फैक्टर वी आर आरएमएस अपॉन वीडीसी, जिसको सिंपली हमने वीएसी अपॉन वीडीसी, क्योंकि मल्टीमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, वीएसी अपॉन वीडीसी हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है R इक्वल टू 0.482। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, इसको मैं जूम करके भी दिखा दूं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर है ये हमारा। यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, रेड और ब्लैक। तो रेड टर्मिनल देखिए, यहाँ पर क्या है, ये लीड हमने यहाँ से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें वोल्टेज मेजरमेंट करना है, हमने यहाँ कर दिया। और ब्लैक वाला पार्ट को हमने कहाँ कर दिया, इस कॉम पे हमने यहाँ लगा दिया। तो दो टर्मिनल बचे हैं, क्या है, ये रेड और ये ब्लैक जो बचा हुआ है। ये दोनों पॉइंट कहाँ लगाएंगे, उन पॉइंट पे, सर्किट के उन पॉइंट पे जहां से हमें आउटपुट चाहिए, यानी पॉइंट ए और पॉइंट ये। ठीक है, दूसरी चीज इसी से में आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नॉब बना हुआ है, ये एसी का है और ये डीसी का है, ये रेजिस्टेंस का है। फिलहाल हमें डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज से मतलब है, तो नॉब का सिलेक्शन सही होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपके लैब में मल्टीमीटर दूसरे तरीके का हो। कुछ मल्टीमीटर्स आते हैं जिसमें नॉब के बहुत सारे पॉइंट्स बने होते हैं, उसमें रेंज बनी होती है, यानी डीसी वैल्यू है। अब डीसी वैल्यू मेजरमेंट करनी है तो 20 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, किस रेंज में है, तो रेंज का भी सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे ही एसी है, एसी मेजरमेंट करना है तो एसी में भी कितने वोल्ट पे है, मतलब कि आपका 10 वोल्ट रेंज में है, 20 वोल्ट रेंज में है, 50 वोल्ट रेंज में है, उस रेंज के हिसाब से कलेक्ट करना चाहिए, उस रेंज के हिसाब से आपका सिलेक्शन सही से होना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या है, मल्टीमीटर हायर रेंज का है, ये ऑटो रेंजिंग करता है, इसलिए यहाँ पर नॉब की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये हायर एंड का मल्टीमीटर है, ये ऑटो रेंजिंग खुद ब खुद करता है। बस यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें डीसी मेजरमेंट करना है या एसी मेजरमेंट करना है, सिर्फ इससे मतलब है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मल्टीमीटर जो अगर आप एसी वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो वो आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो आपका मल्टीमीटर है अगर एसी पे आपने लगाया है तो वो आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करता है। तो चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो रेड और ब्लैक मैं कह रहा था, तो हम क्या करेंगे, रेड टर्मिनल हम यहाँ इस पॉइंट पे लगाएंगे और ब्लैक टर्मिनल हम इस पॉइंट पे लगाएंगे। ठीक है, और नॉब को सेट करेंगे क्या हम, एसी पे।
AC पे सेट करेंगे और हमें मिल जाएगा क्या, VAC हमें मिल जाएगा। इसको देख लीजिए, इस रीडिंग को देखिए क्या आता है वो नोट कर लीजिए। इसके बाद आप नॉब चेंज करिए, उसको DC पे लाइए और DC पे लगाने के बाद क्या होगा, आप DC वैल्यू मेजर कर लीजिए, DC पे सेट करिए और आपके टर्मिनल यहाँ पर रहेंगे। इन 2 पॉइंट पे आप देख लीजिए DC वैल्यू कितनी आ रही है, रीडिंग नोट करिए और उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, सिंपल, ये आपका रेशियो है VAC अपॉन VDC। तो इसको आपने जब कैलकुलेट करेंगे तो जो हम लोगों ने किया था 0.49 के आसपास आया था, जबकि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो जो आती है आपकी वो 0.482 आती है। आप प्रैक्टिकल वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आप प्रैक्टिकल वैल्यू निकालेंगे उसको करके देखिएगा कि आपका कितना आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।